जो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़े, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ लिए, ध्यान से सुनिए, पहले कंसंट्रेट करिए क्या करने जा रहे हैं पूरा डिटेल, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पढ़े थे ना। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े, E इज इक्वल टू क्या, अरे बोलो, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। और इस पूरी वैल्यू को हम लोग सॉल्व किए थे तो आया था 930। अब कंसंट्रेट होके बस सुनते जाइए क्या करने जा रहे हैं। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया था ये चीज़, और इनटू कितना, डेल्टा M था ना। अच्छा, अगर हमको डेल्टा M कहाँ है, क्या है ये, मास डिफेक्ट। कंसंट्रेट होके सुनिए तो तुरंत याद हो जाएगा, नहीं तो फिर भूल जाएगा, कंफ्यूज रहोगे ना। डेल्टा M हमारा क्या है, मास डिफेक्ट। अच्छा, अगर हमको कहीं पे मास डिफेक्ट पता हो, क्या पता हो, मास डिफेक्ट, ठीक है, तो मास डिफेक्ट में इतने से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी आ जाएगा, है ना। कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी निकाल लेंगे। और ये कौन सी यूनिट में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ठीक है, अब हमको पढ़ना, अच्छा इसके लिए वो कर्व भी पढ़े थे, कौन सा कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ना, ठीक है, ऐसे पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन था ना। और ये ग्राफ रब बनाए थे तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे आ रहा था ना। और बोले थे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नहीं कौन जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा हो। सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं, क्या चीज, और किसका होता है, आयरन का, कितना 8.6 के आसपास, ठीक, ये पढ़े थे। अच्छा इसमें पढ़े थे ये जो एटम है, ठीक है, ये एटम है, ठीक। अब थोड़ा मेरी बात समझना, ठीक है, ये जो एटम है, जो भी एटम होंगे इसके बीच में बिलोंग करेंगे, वो कैसे होंगे, स्टेबल। अच्छा एटम होंगे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। हम लोग यहाँ पूरी कहानी किसकी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस होंगे वो, लेकिन इसके इधर इधर वाले अनस्टेबल, समझ गए। इसी चीज को यूज करके अब हम बनाने जा रहे हैं स्टेबिलिटी कर्व। कौन सा कर्व, स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है। अच्छा स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है, स्टेबिलिटी रेशियो, ठीक है, कौन सा रेशियो बताए थे, याद है, कौन सा रेशियो बताए थे जिससे बताते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो बताए थे कि जैसे हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो, यही ना। इसका हम लोग न्यूक्लियस की बात हो रही है, स्टेबिलिटी की, किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियस की। अच्छा स्टेबिलिटी कर्व बनाए तो नीचे ऊपर क्या ले लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, और क्या ले लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन और कई सारे ऐसे एटम ले लें, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम। यहाँ से एकदम कंसंट्रेट होकर एक एक लाइन सुनो, अभी सब याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लें, ठीक। हम वो सारे एटम ले लिए हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक। मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 4 है तो न्यूट्रॉन भी 4, वो 5 तो ये भी 5, वो 10 तो ये भी 10। उन सारे एटम का कलेक्शन करेंगे तो कैसा बनेगा, अरे स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर सेम हो तो जो ग्राफ बनेगा वो 5 5 10 10 100 100 1000 1000, जो भी 1000 तो होगा नहीं, ठीक है ना, हो गया, ठीक। उसके बाद जो हमारे नॉन एलिमेंट हैं ये बनाया जाए तो कुछ ऐसा प्रैक्टिकल ग्राफ ऐसा कुछ आता है, ये तो उसका है ना, कैसा आइडियल केस हो गया जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हो, सेम। अच्छा हम बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, नहीं ना। अब ये जो कर्व है इसी कर्व को क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कर्व, ठीक। अब जो एटम इसके इधर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, नहीं इस पे होंगे, नहीं नहीं इसमें जो होंगे वो क्या होंगे, उसको उधर होंगे तो, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया और न्यूट्रॉन कम हो गया, है ना। उधर जाने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाना और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये जो रेशियो है इसका 1 से ज्यादा, और रेशियो अगर 1 से ज्यादा तो वो एटम वो न्यूक्लियस क्या होंगे, अनस्टेबल। तो उन्हीं अनस्टेबल न्यूक्लियस के बारे में हमको बात करनी है, बस इनमें। अब समझो जो यहाँ पे हैं वो तो ठीक है, ठीक, लेकिन वो न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है वो क्या करेंगे, स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, ठीक, स्टेबल होने की। अच्छा जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं क्या वो सिर्फ बढ़े ही हैं,
बड़े न्यूक्लियस ही अनस्टेबल होते हैं कि छोटे न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो सकते हैं? यहाँ जो होंगे छोटे वाले भी तो अनस्टेबल होंगे, छोटे न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होंगे, बड़े न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होंगे ना। अब समझो यहाँ पे क्या होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो तीन चीज करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जुड़ के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई छोटा न्यूक्लियस है, वो क्या है, अनस्टेबल, तो वो दो छोटे छोटे जुड़ेंगे और जुड़ के क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब दो छोटे छोटे जुड़ के स्टेबल करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्यूजन, मिक्स होना, फ्यूजन, ये ना हो गया। अगर कोई बड़ा न्यूक्लियस है वो टूट जाए छोटे में तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूजन। तो या तो फ्यूजन होगा या तो फिजन होगा, और कुछ एलिमेंट क्या करेंगे, फिजन फ्यूजन नहीं करेंगे, अपने अंदर से एनर्जी इमिट करेंगे, डिके करेंगे, बस इसमें। तो इसमें जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, ये कौन सा कर्व है, स्टेबिलिटी कर्व, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये अगर इधर की तरफ जाता है तो क्या ज्यादा, अनस्टेबल, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम। जो न्यूक्लियस हमारे अनस्टेबल होंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, फिजन कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, या तो डिके, और डिके करेंगे तो उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो भी न्यूक्लियस होते हैं कैसे होते हैं, अनस्टेबल। कैसे होते हैं, समझ गए इतनी बात, ये क्लियर हो गया। अब हमको इसी में डिके पढ़ना है, ठीक है। डिके पढ़ लेंगे तब फ्यूजन पढ़ेंगे और फ्यूजन। पहले ये फटाक से बना लो। स्टेबिलिटी कर्व लिख के फटाफट बना लीजिए। हो गया, लिख लीजिए, पॉइंट में लिखिए। अनस्टेबल न्यूक्लियस शोज फॉलोइंग, अनस्टेबल न्यूक्लियस शोज फॉलोइंग, अनस्टेबल न्यूक्लियस शोज फॉलोइंग, शोज फॉलोइंग, ठीक है, शोज फॉलोइंग, ठीक। पहला लिखिए, टू स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन टुगेदर, टू स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन टुगेदर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो क्या, फ्यूजन, मिक्स होना, फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन का एग्जांपल सन, स्टार्स, है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। फिर दूसरा लिख लो, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियस, ब्रैकेट में फीजन, 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 फीजन ना, फीजन, ठीक है। वो इसका एग्जांपल क्या ले लें, हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, रेट उसमें यूरेनियम, हाँ, लिखो लिखो लिख लो, ठीक है, ठीक है। और तीसरा लिख लो, न्यूक्लियर पावर प्लांट भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक, बना लो, ठीक है। तीसरा हाँ, डिकेज ना, डिकेज, एटम डिके, इन न्यूक्लियस डिकेज, ठीक है। तीसरा ये नहीं बेटा, तीसरा डिके, ठीक है, तीसरा डिके, ठीक है, मतलब इमिट एनर्जी, नहीं ना यार, डिके क्या लेना, हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल बात, ठीक है। हम ये करने जा रहे हैं, हमको डीके के बारे में अभी पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब कोई एटम अपने अंदर से डीके कर रहा है, डीके कर रहा है मतलब एनर्जी इमिट कर रहा है, और एनर्जी इमिट करेगा तो जो भी एनर्जी निकालेगा कुछ रेज के फॉर्म में निकालेगा। वो कौन कौन सी रेज होंगी, उनके इमिशन से एनर्जी कितना घटेगा, हमको यही काम करना है
कि डीके जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, ये हमको निकालना है, ठीक है, वो चेक करना है। उनके डीके होने से एटॉमिक मास पे या एटॉमिक नंबर पे, मतलब उनके मासेस पे, चार्जेस पे क्या इफेक्ट होगा, ये हमको देखना है। इतना देखने के बाद एनर्जी कुछ निकली होगी, एनर्जी लॉस हुआ होगा, वो एनर्जी कितना लॉस हुआ, जो लॉस हुआ वो कहाँ लॉस हुआ, ये सारा कैलकुलेशन हमको करना है ना। उसको रटोगे तो भूल जाओगे, एकदम याद रखना है, समझ लो ना। तो जो डिके की बात है, अगर कहीं से एनर्जी निकलती है, डिके होता है, ठीक है, तो डिके में कौन कौन सी रेज निकलती हैं? अल्फा रेज और बीटा रेज और गामा रेज, ठीक है। जब भी पढ़े हैं ना लोग ये सब रेडियो एक्टिविटी में ना, ठीक, कि अगर कहीं पे डिके होता है तो 3 रेज निकलता है, कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा ठीक है, बीटा में कितने टाइप्स के? 2, कौन कौन? अरे यार, बीटा माइनस और बीटा प्लस, ठीक है, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। और बीटा में 2, क्या क्या? बीटा माइनस और बीटा प्लस। अब समझो, ठीक है, बीटा माइनस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो बीटा माइनस होता है बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और बीटा प्लस क्या होता है? बोलो। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है। जो बीटा माइनस होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और बीटा प्लस क्या होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजी, पॉजी मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसका चार्ज है? प्रोटॉन। तो चार्ज किसका? और ट्रॉन, ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन का। ये जो है ये ऐसा पार्टिकल है जिसमें चार्ज किसका होगा? प्रोटॉन का। और मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। बस इसमें ये कौन है? कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पॉजिट्रॉन है तो चार्ज प्रोटॉन का और मास, ये 3 रेज होती हैं, ठीक। अब समझिएगा और समझिए पहले, ठीक है। अल्फा रेज हो गई, ठीक है, और कौन? बीटा रेज और गामा रेज। बीटा में 2 जो है हम जानते हैं, ठीक। अल्फा रेज किससे निकलता है? अरे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यही ना। जो भी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होगा वही हमारा क्या होगा? अल्फा रेस। अब बीटा रेस को अभी बोले हैं क्या? इलेक्ट्रॉन जनरली, बीटा प्लस अलग से देख लेंगे, ठीक है। और ये क्या? गामा रेस क्या होता है? गामा फोटॉन, ठीक है। जो हमारा गामा रेज होती है वो क्या होता है? फोटॉन होता है। क्या होता है? फोटॉन। फोटॉन मतलब लाइट, ईएम वेव, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं हो गया? तो जो डीके है वो 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन? अल्फा रेज, बीटा, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा। बीटा में कितने? 2। ये जब भी बात कहेंगे तो ये क्या होगा? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, नहीं ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटॉन। समझ गए? अब हम कहें कि इसका मास कितना? मास, इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, हीलियम का मास, हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना है? 4 डायरेक्टली है ना, 2He4, 2He4 तो ये तो मास है। तो क्या मास 4 क्या? MP, है ना, लिख सकते हो, ठीक। इस पे चार्ज कितना? E ना, इस पे चार्ज 2E, ये तो होगा। अरे 2 तो 2E, मास 4 तो 4, ये ना हो गया। और पूछे हम ऐसे कहे, ये समझ गए, ठीक। अच्छा हम पूछे इसके, इसका मास 0, कौन सा मास? मतलब रुकता ही नहीं, लाइट तो कहाँ रुकेगा? रेस्ट मास कितना? 0। इसका चार्ज 0, इसका चार्ज, समझ गए? तो ये प्रॉपर्टीज होगी। और प्रॉपर्टी और कुछ? अरे और प्रॉपर्टी बताओ, और बताओ, पढ़े हो सब? और कुछ? अरे इसकी एनर्जी, एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा? इसकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है। आयोनाइजिंग पावर कहते हैं। आयोनाइजिंग पावर मतलब समझ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने, डोनेट करने की कैपेसिटी। गैस में से पास करो,
एक कंटेनर में गैस ले लो, उसमें अल्फा रेस पास करो, ठीक, अल्फा रेस पास करने से गैसेस क्या हो गई, आयोनाइज, नहीं ना, बीटा पास करो फिर आयोनाइज, गामा पास करो फिर आयोनाइज, इसका आयोनाइजिंग पावर जो होगा वो मैक्सिमम और इसका आयोनाइजिंग पावर जो होगा वो मिनिमम। मैसेज में इसका आयोनाइजिंग पावर और इसका, मान लो अगर इसका जो मिनिमम है वो x है, इसका मिनिमम, तो इसका 1000x, ठीक है। अगर ये एक एटम को आयोनाइज करेगा तो ये 1000, इसका अगर मैं हम देख लें पावर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। मतलब अगर गामा रेस जो है एक को क्या करता है अगर आयोनाइज, तो ये मतलब ज्यादा आयोनाइजेशन करना होगा तो किसका यूज करेंगे, अल्फा रेस। और पेनिट्रेटिंग पावर मतलब अंदर पेनिट्रेट कर जाए, क्रॉस कर जाए, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर किसका, गामा का, गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा। पेनिट्रेटिंग पावर समझ रहे हैं ना, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर इसका क्या, मैक्सिमम, और इसका पेनिट्रेटिंग पावर मिनिमम। इसका पेनिट्रेटिंग पावर कितना, 1 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका 2 से 5 मीटर, इसका 100 से 200 मीटर, ठीक है ना, ठीक। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा। ये पूरी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा। समझ गए, क्लियर हो गई इतनी बात। और सोचिए अगर हम गामा रेज, जैसे हम कह दें कि क्रॉस कौन करेगा सबसे ज्यादा, गामा, यही ना। हम चाहते हैं गामा रेस को रोकना, अब क्या करें, गामा रेस को रोकना, कंक्रीट वॉल लगाते हैं। कहीं पे भी अगर रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन, और उसमें हम मान लो छोटा सा चैम्बर बना के कर दिए, तो गामा तो रुकेगा नहीं, गामा तो बाहर आएगा, तो रेडिएशन निकलेगा। तो उस रेडिएशन को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंक्रीट वॉल। और कंक्रीट वॉल कितना बड़ा, कम से कम 25-30 मीटर का, मोटा मोटा। सोचो ये दीवार है, ये रूम से बड़ा तो दीवार, मोटा मोटा वॉल बनाते हैं ना, ताकि इसका क्या करे, इसको रोक सके, कंक्रीट का वॉल बनाते हैं। समझ गए, ये प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, अल्फा की, बीटा की और, समझ गए। लिखो फटाफट जल्दी लिखो, ये खुद से लिखो, कॉपी मत करो। टेबल खुद से बना लीजिए, कुछ कॉपी मत करिए, तुरंत याद हो जाएगा। तो बैठ के रटोगे ना, गड़बड़ होगा, फिर भूलेगा। अब फास्ट लिखो, कुछ तो खत्म हो जाए आज। हो गया। अच्छा अब हम पूछें, थोड़ा हमको और बात बताओ, ठीक है। हम 4 पार्टिकल देख लिए, अल्फा, बीटा प्लस, बीटा माइनस, गामा, ठीक है, समझते जाओ। इन चारों में सबसे ज़्यादा मास
अल्फा का, सबसे ज्यादा मास अल्फा का। ठीक, उसके बाद बीटा माइनस का कि बीटा प्लस का? सेम। अरे ये तो इलेक्ट्रॉन का मास है और ये भी इलेक्ट्रॉन का मास है, बस ये प्रोटॉन का चार्ज और ये, और इसका मास तो जीरो है, रेस्ट मास ना। तो सबसे ज्यादा मास किसका? अल्फा का। ठीक, अच्छा मान लीजिए अगर हम यहाँ से रेज निकाल लें ऐसे, ठीक है, ये रेज निकल लें इसमें से, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। किस में रख दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये पॉजिटिव है, यही ना, और ये कौन है? नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगा? तो किसको? बीटा माइनस को। तो बीटा माइनस इधर जाएगा, जा गया ऐसे, चला गया। ये कौन है? बीटा माइनस। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? बीटा प्लस को भी और दोनों को ना। अब मान लीजिए हमारे पास दो रेज है, एक ये गया एक ये गया ना। अरे बीटा माइनस इधर गया, अल्फा इधर गया, बीटा प्लस इधर गया। ठीक, इन दोनों में कौन अल्फा कौन बीटा प्लस? क्यों? उसका सर मास ज्यादा है। उसका मास किसका ज्यादा है? उससे क्या होगा? सर आप पढ़ाए थे उसमें इलेक्ट्रिक, क्या पढ़ाए थे? इसका मास ज्यादा होता है, कम दूरी जाता है। कम फोर्स इज इक्वल टू QE, फोर्स इक्वल टू QE। और फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेशन, तो एक्सेशन की जगह QE/m रख लो, चेक कर लो। ठीक है, किसका किसका चेक करना है? अल्फा का और बीटा माइनस। बीटा माइनस का मास तो बहुत कम, सॉरी बीटा प्लस का, ठीक है, माइनस उधर हो गया। बीटा प्लस का मास क्या? बहुत कम। अरे यार इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना। ये कौन है? प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मास क्या है? तो इसके लिए एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा। अरे ये कम तो ये ज्यादा, तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा तो सीधा जाएगा कि तुरंत मुड़ जाएगा? तुरंत मुड़ेगा। डिफ्लेक्शन, अरे थीटा एंगल भी निकलवाए थे तुम लोग को, याद करो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, चार्ज ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ रहा था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोले तो इलेक्ट्रॉन है तो इजीली एक्सीलरेट होगा, तो ज्यादा किस पे चलेगा? वाई एक्सिस पे। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका बोले थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में? इलेक्ट्रॉन का। जिसका मास कम, एक्सेलरेशन ज्यादा ना, एक्सेलरेशन ज्यादा, वो ज्यादा मुड़ेगा। तो ज्यादा कौन मुड़ेगा? जिसका मास कम। तो ज्यादा कौन मुड़ेगा? बीटा प्लस। और ये कौन है? अल्फा। नहीं हो गया? इन दोनों, समझ रहे हो मेरी बात? इन दोनों में एक्सेलरेशन किसका ज्यादा? क्योंकि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मास ऑफ वो भी 4 गुना है ना। तो इसके लिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जाएगा तो उतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा तो उतना ज्यादा मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना। तो इसलिए नीचे कौन है? बीटा प्लस और ऊपर अल्फा। समझ गए? तो बीटा प्लस हो गया, बीटा माइनस हो गया, अल्फा हो गया, बचा कौन? गामा। गामा किधर जाएगा? सीधे निकल जाएगा, निकलेगा ना। ये गामा हमारा सीधा निकल गया, हो गया ना। मतलब कि अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये भी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इफेक्ट ऑफ, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ गए? और सुनो, अब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड रख लिया, अब क्या रख लें? मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या रख लें? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे रख ले, मान लो ऐसे है, ध्यान से देखो, अभी ये सब बताए हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर रख लेते, ऐसे रख लेना, ठीक है, ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है। अब देखो, अब यहां से सबसे पहले कौन गया? मान लो जो गामा, गामा किधर जाएगा? अरे चार्ज जो 0 होता है उससे क्या लेना देना? सीधा, यही ना। अब कौन जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर, ठीक। अब हम भेज दे रहे हैं अल्फा को। अल्फा किधर? अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, किधर किधर किधर? इसका क्या बनेगा? सर्किल बनेगा ना। तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा, जाएगा, ये हमारा अल्फा चला गया। और अगर अल्फा इधर है तो बीटा माइनस इधर होगा ना। और हमारा बीटा प्लस भी इधर ही जाएगा ना। अल्फा इधर जा रहा है, बीटा प्लस भी इधर जा रहा है, लेकिन बीटा माइनस उधर जा रहा है। अच्छा, इन दोनों, ये समझ गए? ये डिफ्लेक्शन, दोनों सर्कुलर पाथ है, ये कैसा पाथ? सीधा। इन दोनों में रेडियस किसका? ये और ये, ठीक है। इसका रेडियस कम, इसका रेडियस, अरे ये बड़ा सर्किल है, ये कैसा सर्किल है? छोटा। तो जिसका रेडियस, इन दोनों में रेडियस किसका कम? रेडियस बराबर R इज इक्वल टू mv/qb होता है ना, ठीक। अच्छा, यहां से देखो m/q का रेशियो जरा देख लो। m/q किसके लिए पहले देख लें? चलो अल्फा के लिए देख लेते। किसके लिए? अल्फा का मास 4
4 मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2e आएगा ना, ठीक। तो ये लिख सकते हैं 2, तो ये होगा 2 mp अपॉन कितना e, और ये बीटा प्लस के लिए देखें m/q, तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब जरा देखो कि m/q का रेशियो किसका ज्यादा, अल्फा का ज्यादा। अगर अल्फा का m/q ज्यादा, ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां से दिख रहा है ना, तो जिसका रेडियस ज्यादा वो कौन, ऊपर वाला, ये ना। तो ये कौन सा रेडियस, अल्फा, और ये बीटा प्लस। नहीं आ गया, बीटा प्लस का छोटा सर्किल, अल्फा प्लस का बड़ा सर्किल, मतलब कि डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, और नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड। नहीं आ गया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, समझ गए। ये चाहो तो बनाना बना लो। क्वेश्चन दिए थे सर, उसमें से हम लोग को रेज बतानी थी। कौन सा? जो ऊपर वाला दिया। नहीं वो समझा ही रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर वाला जो है। अच्छा, नो सर, नहीं सर, थोड़ा फास्ट करिए। m/q रेशियो किसका ज्यादा है, अल्फा का। m/q तो q/m बीटा प्लस का ज्यादा होगा। तो अगर कोई पूछेगा q/m रेशियो किसका, उल्टा है ना, q/m रेशियो किसका ज्यादा, ठीक है। चलो रब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात और समझो, हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो भी हमारा डीके कर रहा है, कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस, अनस्टेबल। कुछ न्यूक्लियस जो हैं क्या निकालेंगे, अल्फा, कुछ न्यूक्लियस गामा निकालेंगे ना। तो हमको एक एक बार स्टडी करना है कि अगर अल्फा निकल रहा है, ठीक, डिके करने से एनर्जी क्या हो रही है, कम। तो अगर अल्फा डिके हो रहा है तो एनर्जी कितनी कम हो रही है, बीटा डिके हो रहा है तो एनर्जी कितनी कम हो रही है ना। और जो एनर्जी कम हो रही है वो कहाँ जा रही है, ये हमको देखना है, ये देखना है ना। ये सारी कहानी, जैसे मान लो ऐसे सोचो कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, वो जैसे अल्फा निकालना है, वो तुरंत अल्फा निकलेगा। जैसे मान लो कुछ एक्स है, क्या है, एक्स है, इसका न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल, तो ये अपने अंदर से क्या निकाला, अल्फा। अल्फा निकाल के क्या बन गया, वाई बन गया। मान लो एक्स है, ये अपने अंदर से क्या निकाला, अल्फा निकाल के बना क्या, वाई बन गया। और ये ऐसे थोड़े कि आराम से निकालेगा, नहीं, क्या होगा, फूटेगा तुरंत, ठीक। मतलब ये रुका हुआ है, ऐसे सोचो, ये क्या है, रुका है। कौन है ये, एक्स। कौन है ये, अपने अंदर से निकाला क्या, अल्फा। अभी हम अल्फा की बात कर रहे हैं, तब बीटा बात करते तो बीटा कहते, ठीक है। ये एक्स है, अपने अंदर से क्या निकाला, अल्फा निकाला, और क्या बन गया, वाई। और ये बहुत फास्ट हुआ, ये ना हुआ। तो एक्स क्या था, रुका था कि चल रहा था, रुका था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। और जब ये वाई बना तो कुछ एनर्जी निकाल दिया,
अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या किया, कुछ निकाला, और वही एनर्जी इन दोनों को मिल गई किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। हम कहें कि मान लीजिए ये x था, x किस में कन्वर्ट हो गया, y में, क्या निकाल के, अल्फा। तो जो एनर्जी कुछ निकाला ना, मान लो एनर्जी निकाला, मान लो x निकाल लिया, अब q निकाल लिया, कितना निकाल लिया, वो q कितने पार्ट में बढ़ गया, दो, किसको किसको मिला, एक अल्फा को मिला और एक y को, और दोनों चलने लगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है किसके फॉर्म में, y के और अल्फा के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। फिर बोल रहे हैं हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, कौन सा डीके पढ़ रहे हैं, अल्फा, तो न्यूक्लियस क्या है, x, क्या है, अपने अंदर से क्या निकाला, अल्फा, और क्या बन गया, तो ये बहुत फास्ट हुआ। तो अब जब x जो था किस में बना, y में, तो अनस्टेबल से किसकी तरफ बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या किया, रिलीज किया। वो जो एनर्जी रिलीज किया, कितना रिलीज किया, जो भी रिलीज किया किसको मिल गया, y को और अल्फा को, वो दोनों चलने लगे तो किस में टूट गया, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें, किसके किसके काइनेटिक एनर्जी में, अल्फा के और y के। तो अब हम करने ये जा रहे हैं कि अगर हमारा कहीं से अल्फा डीके होता है तो रिएक्शन क्या होगा, पहली बात ये करने जा रहे हैं। दूसरी बात हम ये करने जा रहे हैं कि जो भी एनर्जी कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, एक तो ये निकालने जा रहे हैं। तीसरी बात ये निकालने जा रहे हैं कि जो अल्फा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो हमारा वाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्या क्या निकालना है, सबसे पहले क्या देखना है, रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन, दूसरा चेंज इन एनर्जी, दूसरा, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी, किसकी किसकी, वाई की और अल्फा की। समझ गए, ये पूरा समझ गए। अब इसी को मैथमेटिकल टर्म दे दे रहे हैं, ठीक है। अगर कभी भी कैपिटल एम लिखा है, क्या लिखा है, तो लिखेंगे ये जो है मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम है, समझ गए। और अगर कहीं स्मॉल m लिखा है तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, ये मास ऑफ क्या है, न्यूक्लियस, समझ जाएंगे ना। कैपिटल M लिखा होगा तो क्या समझोगे, मास ऑफ एटम, स्मॉल m मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम पूछें, ऐसे पूछें x a z, ये ना पूछें, हम कहें मास ऑफ एटम की वैल्यू, एटम में कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और तो इलेक्ट्रॉन कितने, z, तो ZM ही होगा ना। कितने प्रोटॉन, Z, तो क्या लिखें, ZMP, और कितने न्यूट्रॉन, A माइनस Z, क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा ना। अच्छा ये समझ गए, ये किसका मास है, न्यूक्लियस का। ये किसका मास है, तो लिख सकते हैं मास ऑफ एटम इज इक्वल टू ZME प्लस मास ऑफ क्या, न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M माइनस ZME। कॉमन सेंस यूज करो यार, एटम में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो न्यूक्लियस ही तो बचेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ गए। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ एटम, स्मॉल m मास ऑफ न्यूक्लियस। किसका डीके देखना है, अल्फा डीके, ठीक है। अल्फा डीके में हम क्या एलिमेंट माने हैं, x, माने x ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z, एटॉमिक मास। अब जब ये अपने अंदर से कौन सा डीके कर रहा है, अल्फा डीके करने का मतलब क्या निकालेगा, हीलियम न्यूक्लियस। क्या निकालेगा, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब 2He4 निकालेगा। अच्छा, मतलब कि एटॉमिक नंबर में से कितना कम हो गया, 2, और एटॉमिक मास में से 4, समझे। तो क्या लिखे हम, ऐसे लिखें क्या, y बन गया, बना ना, और क्या Z माइनस 2 और A माइनस 4, नहीं आ गया। कौन सा डीके है, रिएक्शन, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह दें कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, ये 100 है, ये 60 है, अल्फा डीके करवा रहे हैं, बताओ बनेगा तो y, तो क्या होगा 60, और ये 96, नहीं हो गया। जब भी अल्फा डीके होगा तो Z में से 2 और A में से, समझ गए, क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एनर्जी। क्या निकालना है, एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी। अब समझिएगा, ठीक है। अब यहां पे मास किसका है, एक्स न्यूक्लियस का, यहां पे मास किसका, और यहां ये क्या है, ये रिएक्टेंट एक तरह से है ना, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अच्छा, 2 मासेस है ना,
एक तो इनिशियल मास और एक फाइनल मास, समझना ये बात, ठीक है? समझो पहले, ये क्या है और ये इनिशियल और फाइनल में कौन सा मास बड़ा? फाइनल कम। क्यों कम? यस, थोड़ा सा मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाता है ताकि क्या हो जाए? ये स्टेबल। तो हम पूछें कि मास ऑफ एक्स और मास ऑफ वाई, सॉरी, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा में बड़ा कौन? मास ऑफ एक्स, है ना? और हम पूछें कि ये मास कम हुआ, क्यों कम हुआ? थोड़ा सा मास किसके फॉर्म में निकल गया? एनर्जी के फॉर्म में निकला ताकि वो क्या कर ले? अपने आप को स्टेबल कर ले। और जितना मास घटा, दैट घटा मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्या? मास डिफेक्ट। अगर मास डिफेक्ट हम पूछें तो क्या लिखें? मास डिफेक्ट ना, मास डिफेक्ट की वैल्यू पूछें, ठीक है? तो डेल्टा एम ना, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू क्या लिखें? किस में से किसको? एक्स में से वाई और अल्फा के मास को माइनस, और एटम का मास की न्यूक्लियस का मास? न्यूक्लियस का मास। किसका मास? समझ गए? तो अगर हम पूछें इसकी न्यूक्लियस का मास, क्या क्या न्यूक्लियस का मास बस पूछ रहे हैं? अरे यार, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? अरे यार, सॉरी, न्यूट्रॉन। यही तो है ना। ये क्या है? ये क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे लिख सकते हैं क्या? मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस, अरे मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई और प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा। लिख सकते हैं? ये समझ रहे हो ना? ये सब कुछ कर नहीं रहे, बस मैथमेटिकल रिलेशन। अगर हम mx की वैल्यू पूछें, ठीक है, तो mx के जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं ना? क्या लिखे बोलना? कैपिटल mx। ये क्या है कैपिटल mx? एटॉमिक मास ऑफ x, न्यूक्लियस का मास नहीं है। इसमें से हम इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो ZMe आ गया, आया ना? अच्छा, हम पूछें मास ऑफ y, My, एटॉमिक मास ऑफ y, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? Z-2। तो माइनस कर लें क्या? Z-2Me आया, और फिर माइनस करें अल्फा का ना, तो अल्फा का क्या मान ले? M ऑफ अल्फा। M ऑफ अल्फा क्या लिख सकते हैं? 4। चलो लिख लेते हैं, अभी लिखेंगे। माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2Me। देखो, समझे? ये क्वेश्चन समझ गए? ये किसका मास है? न्यूक्लियस का। किसके न्यूक्लियस का? एक्स के। ये मास है किसका? वाई के न्यूक्लियस का। ये किसका है? अल्फा एटम पूरा, यही ना? ठीक, क्या समझ गए? अब जरा समझो, इसको अगर ओपन कर दें, क्या कर दें? ओपन कर दें तो क्या लिखेंगे? mx माइनस ZMe माइनस My माइनस प्लस, तो क्या? ZMe और माइनस 2Me। अच्छा, माइनस में प्लस ना, क्या होगा? माइनस 2Me, और फिर माइनस M अल्फा, और माइनस प्लस 2Me। नहीं हो गया? ये कैंसिल कर देंगे क्या सब? देखो, सब कैंसिल हो गया ना? क्या बचा? mx माइनस My माइनस M अल्फा। नहीं आया? डेल्टा M आ गया। नहीं आया? ये कौन सा डिफेक्ट? मास डिफेक्ट। समझ गए? क्लियर हो गया ये कहानी? ये मास डिफेक्ट है। ये कैपिटल mx क्या है? x, ये मास ऑफ y, और ये ठीक। अब हम कह दें, ठीक है, ये न्यूक्लियस है कि एटम? एटम है, कैपिटल है ना? ठीक, कैपिटल है तो एटम। स्मॉल होता तब ना न्यूक्लियर। अरे स्मॉल लिखोगे, जो ये है वही तो ये है। अरे देख लो, कटने के बाद दोनों क्या है? ये और ये अलग है क्या? सुनो, ओवरऑल तो सेम है ना? मतलब जितना न्यूक्लियस का आएगा उतना ही एटम का आएगा, चाहे स्मॉल में लिखे चाहे कैपिटल में। हम वैल्यू रख के चेक भी कर लिए कि टोटल वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? सेम। और हम पूछे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो क्या लिखेंगे? Q। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या मान लेते हैं? Q। क्या मान लेते हैं? Q इज इक्वल टू, कैसे निकालें? अरे जानते हैं, डेल्टा M इंटू 931.5 M इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो क्या लिखे 931.5 क्या डेल्टा एम की जगह mx माइनस my माइनस m अल्फा क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी क्या हो गई रिलीज हो गई, यही ना। इनिशियल एनर्जी या फाइनल कौन बड़ा इनिशियल। थोड़ी एनर्जी कम, क्यों कम अपने आप को स्टेबल करनी, समझ गए। ये हो गया ये क्यों। अगर कोई पूछेगा तो कौन सी एनर्जी टोटल एनर्जी, कौन सी एनर्जी टोटल एनर्जी जितनी रिलीज हुई, समझे। लिख लो फटाफट लिखो जल्दी, ये क्वेश्चन खुद से लिखो। फास्ट लिखो ना, फोन आ गया। हाँ मैसेज आया था, ओके कर कटा नहीं। हो गया। ये जो अल्फा है किसका है, एम अल्फा हीलियम ना। तो अल्फा लिखने से हीलियम लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको एम हीलियम लिखना, ठीक है। अल्फा मतलब हीलियम से ही है, ठीक है, एम हीलियम। देखो अल्फा ही समझना है, ठीक है। अगर अल्फा समझ गए तो बीटा गामा माइनस प्लस सब कर लो, ठीक है। जो यहाँ कहानी लिखे वही कहानी वहां लिखना है। हो गया। टफ है क्या ये सब? हाँ टफ है। मैथ चल रहा है नहीं चल रहा है, समझ जाओगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा ये सब। अच्छा एक बात बताओ, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व जितना इनिशियल उतना इनिशियल कितना 0। अभी बोले चल नहीं रहा था, ये इनिशियल 0। तो जो भी मोमेंटम आएगा इन्हीं दोनों का सम आएगा। अच्छा इन दोनों का सम 0 कब होगा? जितना वाई का होगा उतना ही हीलियम का। अरे ये 0 ना, हम जान रहे हैं P इनिशियल इज इक्वल टू कितना P फाइनल। तो P इनिशियल कितना x इज द रेस्ट, ठीक। और y ये वाला टूटा ना, तो ये P फाइनल भी 0, मतलब ये चल रहा है फिर भी 0, तो ये चल रहा है फिर भी 0। तो ये एक उधर जा रहा होगा और एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जो मोमेंटम हमारा y का होगा वही मोमेंटम किसका, हीलियम का होगा ना। अच्छा क्या लिखते हैं हम लोग ऐसे, मोमेंटम का फॉर्मूला √2mk लिख सकते हैं ना। तो अगर हम सब कुछ न्यूक्लियस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो इसके जगह क्या लिखे
टू मास ऑफ वाई न्यूक्लियस, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 क्या हीलियम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, या अल्फा लिख लें, हीलियम लिखे अल्फा लिखे, बात एक ही है, न्यूक्लियस सेम है ना, अरे अल्फा लिखो चाहिए अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम कह दें स्क्वायर कर दें, 2 से 2 काट दें, तो मास वाई काइनेटिक एनर्जी वाई इज इक्वल टू एम अल्फा के अल्फा, आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत। अब जरा समझो, ये जो Q है यही Q जो रिलीज हुआ इन दोनों को मिला है ना, किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, तो अगर हम पूछें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, यही क्यू इन दोनों को मिला तभी तो चले, तो यही क्यू जो टोटल है इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गया ना। फिगर से देख के बताओ, ये इक्वेशन से मास ऑफ वाई कितना, a माइनस 4 AMU, a माइनस, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, a माइनस 4 AMU, यही ना, इनटू क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज इक्वल टू अल्फा का मास 4 AMU, ये a माइनस 4 AMU और ये 4 AMU, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, AMU से AMU कैंसिल। हम पूछें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या लिख सकते हो, तो क्या a माइनस 4 अपॉन 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, अच्छा फ्रॉम इसको कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, यही ना, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अगर हम के अल्फा की वैल्यू पुट कर दे तो इतना पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, a माइनस 4 अपॉन 4 k ऑफ y प्लस k ऑफ y इज इक्वल टू q, ठीक है, ठीक है, k ऑफ y निकाल लें, ठीक है, k ऑफ y निकाल लें ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y निकाल लें तो क्या a माइनस 4 बाई 4 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो प्लस 4 से माइनस 4, तो क्या बचेगा a बाई 4 इंटू क्यू, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y क्या लिख सकते हो, 4 बाई a इंटू क्यू, नहीं आ गया, इजी नहीं है, समझ गए। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी आई है, y की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पूछे, अरे ये 4 है तो a माइनस 4 आ जाएगा, अरे उल्टा पुट कर दोगे तो a माइनस 4 ऑफ a इंटू कितना q, नहीं आ गया, समझे। और फॉर्मूला ये क्लियर हो गया ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा इसी को रब कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, इसको रब कर दें, ठीक, सुनिएगा, ठीक है। अगर हम इसी में पूछें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, सर ये वाई लिख लेते हैं ना, क्या लिखें 4 बाई a, क्यू की जगह क्या लिखें, क्यू की जगह क्या लिखें, ये ना, क्या mx लिख लेते उसको भी, माइनस my माइनस m हीलियम इंटू कितना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा लिखे तो a माइनस 4 बाई a क्या mx माइनस my माइनस m हीलियम और क्या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं आ गया, समझ गए। ये जो चीज बार बार लिख रहे हो ये क्या है, याद नहीं रखना, ये क्या है, मास इफेक्ट, ये भी क्या है, ए क्या है, एटॉमिक मास, किसका, एक्स का, किसका, ए एक्स का है, a माइनस 4 वाई का है, इसका तो 4 है ना, समझ गए। यही क्यू फैक्टर या क्यू निकालते, क्यू इज द टोटल एनर्जी, समझे, लिख लो, इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर दी उठा के, दिखा तो रहा है y के ऊपर कितना मास लिखा है, अभी हम बता दे रहे हैं, पहले लिख लो। देख के लिख रहे हो, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल किए हैं, काइनेटिक एनर्जी का सम हमारा किसके इक्वल है, क्यू के, वैल्यू पुट करके सॉल्व किए हैं। कोई बता
हो गया? रब कर दें? एक मिनट। अब तो रब कर रहे हैं। ये खुद से लिखना चाहिए, सब कॉपी नहीं करना चाहिए। ये तुरंत याद हो जाएगा, नहीं तो फिर भूलते रहोगे, पता चला कितना बड़ा पढ़ा दिया है। चलो रब कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर मान लो, अब थोड़ा एक बात और हमारी समझ लो, ठीक है? ठीक, क्या हुआ? ठीक, एक बात और हमारी समझ लो। मान लो अल्फा रेज हैं, अल्फा रेज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसा पाथ? सर्कुलर पाथ। अच्छा, अल्फा रेज का हमको क्या पता है? मास, काइनेटिक एनर्जी पता है ना? अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम डाल देते हैं अल्फा रेज को ऐसे, ठीक है ना, ऐसे डाल दें, मेरी बात समझना, बहुत सिंपल हम बात कह रहे हैं, ठीक है? जैसे हम कह दें कि अगर अल्फा रेस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे तो उसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर। और अगर उसका पाथ सर्कुलर होगा तो हम क्या रेडियस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? रेडियस इक्वल टू क्या? mv/qb। mv क्या है? मोमेंटम, नहीं mv मोमेंटम। मोमेंटम की जगह क्या लिख सकते हैं? 2mk/qb। यही ना? समझ गए? अब थोड़ा मेरी बात समझना, क्या कहने जा रहे हैं हम, ठीक है? हमको अल्फा का काइनेटिक एनर्जी पता है, अल्फा का हमको क्या है? मास पता है, और अल्फा का और जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो पता है। इससे हम आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और ये आर थ्योरेटिकल आएगा। क्या आएगा? आगे आर। अब हम क्या किए? अल्फा रेस को हम ऐसे इंसिडेंट करा दिए, अल्फा रेस को इंसिडेंट करा दिए, और ये रेडियस कितना है? आर। हम आर रेडियस पे जाके, ये सेंटर है ना, ये रेडियस कितना है? आर। हम 2r पे जाके देखेंगे तो ऐसे निकलना चाहिए। अगर हम यहां से रेडियस निकाल लें, क्या निकाल लें? और जब अल्फा रेज यहां से जा रही हैं तो ये कितने ऐसे सर्किल बनाएगा? सेमी सर्किल बनाएगा। तो कितने डिस्टेंस पे निकलना चाहिए? 2r। कितने डिस्टेंस पे? 2r। और अगर यहां से 1000 अल्फा रेज आई हैं तो यहां से निकलना कितना चाहिए? 1000। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। बात समझ में? 1000 इंसिडेंट किए थे, लेकिन इसमें से 5-10 ही बाहर आया। इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो तो है, ये रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी हो रहा है। ये रिएक्शन क्या हो रहा है? ये तो सही है, ये समझ गए मेरी बात? हम रेडियस इतना होना चाहिए, इतने रेडियस पे सही बात है, अल्फा निकला भी, लेकिन जितना दिए उतना निकला नहीं, निकला उससे कुछ कम। मतलब इस रिएक्शन में कुछ और भी बातें हो रही हैं। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है आप समझना। जब x और z है ना, ये अपने अंदर से क्या किया? अल्फा डीके। क्या किया? अल्फा डीके किया, तो ये a-4 और ये कितना? z-2। ये डायरेक्ट y नहीं बनाता है, ठीक है? इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है। क्या बनाता है? और इसमें इसके अंदर से क्या निकालता है? हीलियम। क्या निकालता है? मतलब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अरेंज कर रहा होता है। जो में से क्या निकल गया? हीलियम। अल्फा निकल गया। ये अपने आप को क्या किया? स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? इसीलिए डायरेक्ट y नहीं बना, y का एक बीच का कोई और स्टेट बना। कौन सा स्टेट?
इंटरमीडिएट स्टेट। और जब पूरा ये रिएक्शन हो जाता है तब अपने आप को Y स्टार से क्या बनाएगा, Y स्टार से क्या बनाएगा, Y। समझ गए। और तब फाइनली हमारा इसमें से एक पार्टिकल और निकलेगा, दैट इज गामा फोटोन। समझ में आया। तो पूरा रिएक्शन ये होता है कि XZA, नहीं ना, अपने आप को फाइनली क्या बना देगा, Y। ये कितना, साथ में क्या निकला, हीलियम न्यूक्लियस, और साथ में गामा फोटोन, नहीं ना। जब पूरा स्टेबल हो जाएगा तो कुछ एनर्जी निकालेगा। अभी पूरा स्टेबल नहीं है, थोड़ा स्टेबल है, ठीक। ये स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, यहां पे आके क्या हो गया, पूरा स्टेबल हो गया। पूरा स्टेबल हो गया तो एनर्जी क्या किया, रिलीज किया, किसके फॉर्म में, गामा फोटोन के फॉर्म में। समझे। फिर से बोल दे रहे, कोई न्यूक्लियस है अपने आप में सबसे पहले Z में से कितना कम, 2, A में से, तो X से वो Y बना, डायरेक्ट Y नहीं बना, क्या बना, Y स्टार, इंटरमीडिएट स्टेट। अब वो क्या हो रहा है, अभी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। अब वो स्टेबल करने की कोशिश करते करते स्टेबल हो गया, Y स्टार से क्या बन गया, तो जितना स्टेबल होने में एनर्जी निकाला वो एनर्जी किसके फॉर्म में, गामा फोटोन के फॉर्म में। तो ये पूरा अल्फा डिके का हमारा रिएक्शन है। समझ में आया कि ये भी होगा, हीलियम भी होगा और साथ में गामा फोटोन भी। समझ गए। ये एक्स्ट्रा एनर्जी है ताकि सबके सब क्या हो जाएं, स्टेबल। समझ गए। ठीक, बंद कर दो बाजू।